बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद उनका ये पहला गुजरात दौरा है। अहमदाबाद पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नितिन नबीन के स्वागत में प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी मौजूद रहे। इसके बाद नितिन नबीन ने बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने गुजरात सरकार के काम और विकास की जमकर तारीफ की। गुजरात पूरे देश को नेतृत्व दे रहा है और गुजरात की धरती के लाल आज पूरे देश और विश्व को नेतृत्व दे रहे हैं। मैं उस धरती को नमन करता हूं। महात्मा गांधी की धरती, जिसने इस देश को अहिंसा जैसे ऐसे विचार दिए जिसके बल पर पूरे विश्व में भारत ने अपना एक अलग पहचान बनाया। लेकिन इसी धरती ने इस भारत को एक करने का बीड़ा जिन्होंने उठाया, और हम कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस भारत को जिस प्रकार से एक करने का जो गृह मंत्री के रूप में काम किया, वो आज पूरे देश के एक एक नागरिकों को गौरवान्वित करता है। मैं आज गुजरात के कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं कि जिन कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर, जिन कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बल पर, और मैं कह सकता हूं कि जिन कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ के बल पर आज गुजरात विकसित गुजरात के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो इसका श्रेय जहां हमारे नेतृत्वकर्ता को जाता है, वहीं यहां पर बैठे अपने हजारों कार्यकर्ता और गुजरात के बूथ तक के कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं आज अपने प्रथम आगमन पर उन गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। गुजरात सरकार मैरिज रजिस्ट्रेशन में कई बड़े बदलाव करने वाली है। इसके लिए विधानसभा में डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने गुजरात मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन प्रस्ताव पेश किया। नए नियम लागू होने के बाद भागकर और माता पिता से छिपकर शादी करना आसान नहीं रहेगा। सरकार कह रही है ये बदलाव फर्जी शादियों से बेटियों को बचाने के लिए। લગ્ન નોંધણી કરનાર દીકરીના માતા પિતાને આ સંપૂર્ણ ડિટેલ એમના ઘરે મોકલી લેવામાં આવશે। એ માતા પિતાને ધ્યાનમાં હોય તો કોઈ વાંધો નથી। गुजरात में अब मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम बदलने वाले हैं। सरकार ने गुजरात मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसका मकसद मैरिज रजिस्ट्रेशन सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, बेटियों की सुरक्षा और सामाजिक परंपराओं की रक्षा करना है। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने शुक्रवार को विधानसभा में ये संशोधन पेश किया, जिसमें शादी रजिस्ट्रेशन में माता पिता को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब घर से भागकर शादी करने वाले कपल्स के लिए ये बदलाव बड़ा झटका साबित हो सकता है। લગ્ન નોંધણી કરનાર દીકરીના માતા પિતાને આ સંપૂર્ણ ડિટેલ એમના ઘરે મોકલી લેવામાં આવશે। એ માતા પિતાને ધ્યાનમાં હોય તો કોઈ વાંધો નથી। એ માતા પિતાને ધ્યાનમાં ના હોય તો એમની ફરજ છે કે એમના દીકરીને સમજણપૂર્વક, જો કોઈ બી જગ્યા પરથી માતા પિતા દીકરીને હેરાન કરશે તો એ બી નહીં ચલાવવામાં આવે। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने ये भी साफ कर दिया है कि सरकार लव मैरिज के खिलाफ नहीं है। मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव का मकसद शादी में धोखाधड़ी और जबरदस्ती को रोकना है। डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर शादी कर रहे हैं। नए नियमों के बाद कोई सलीम शुरेश बनकर शादी नहीं कर पाएगा। वर वधुना दस्तावेजो लेवामां आवता हता, दस्तावेजो अपूरता हता अने वर वधुनी हाजरी विना लग्न नोंधाई जता हता। चकासणी खूब ज मर्यादित हती। अगाऊ ग्राम्य लेवले तलाटी पासे सत्ता हती। नोंधनी प्रक्रिया तलाटी लेवले पूर्ण थई जती हती। हवे नवी पद्धतिमां दस्तावेजो जे छे एनी चकासणी वधारी छे। वर वधुनी हाजरी अनिवार्य बनावी छे, जेथी बोगस लग्न नोंधनी आपणे अटकावी शकाय।
विधानसभा में विपक्षी पार्टियों ने भी गुजरात सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायक खुलकर इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं ये बात बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 2 सालों से लगातार जो गलत तरीके से पंजीकरण हो रहा था उसके खिलाफ एक बिल बना रहा था और कल गुरु के सामने मैंने ये बिल रखा और आज नायब मुख्यमंत्री श्री ने उसके ऊपर एक निवेदन भी किया और गुजरात के लोगों से उन्होंने सूचन मंगवाए हैं कि ये बोगस मैरिज है उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। गुजरात में और पूरे देश में होता ये है, कुछ नाबालिग लड़कियों के साथ कुछ आवारा लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनकी बहला फुसला के या तो उनके कुछ फोटो वीडियो या ब्लैकमेलिंग करके उनका बोगस मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और बाद में उनका शोषण करते हैं। जो मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट था इसमें कुछ सुधार की बात की है और लोगों का अभिप्राय भी उन्होंने मंगवाया है। ये जो समस्या थी वो एक सामाजिक बड़ी समस्या थी। गुजरात में तमाम समाज में ये समस्या खड़ी हुई थी कई सालों से। 2018 में जब हम एमएलए थे, मेरे साथ हमारे साथी धारासभ्य थी ज्ञानीबेन, हमने विधानसभा में ये आवाज़ उठाई थी। इसके बाद तमाम समाज के सामाजिक संगठनों ने भी ये आवाज़ उठाई और ये आवाज़ उठाने के बाद सरकार के ध्यान पर आया और सरकार ने ये जो निवेदन किया है उसको हम सरकार को अभिनंदन देते हैं। सरकार ने इन बदलावों को अंतिम रूप देने से पहले लोगों की राय और आपत्तियों के लिए 30 दिन का समय दिया है, जिसके बाद ये नियम लागू हो जाएंगे। गांधीनगर से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स सूरत डायमंड बोर्स उद्घाटन के 2 वर्ष बाद भी सूना पड़ा है। हजारों ऑफिस यहां पर बिक चुके हैं, लेकिन अब तक अधिकतर ऑफिस खाली पड़े हैं। सूरत में दुनिया के 80% से अधिक कच्चे हीरे कट और पॉलिश होते हैं। इसके बावजूद आखिर क्या कारण है कि सूरत में डायमंड बोर्स जैसी बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा पड़ा है? ये है दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कॉम्प्लेक्स सूरत डायमंड बोर्स। करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस बिल्डिंग में 4200 ऑफिसेज हैं। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने डायमंड सिटी सूरत में इसका उद्घाटन किया था। तब उम्मीद थी कि इससे डायमंड कारोबार को नई रफ्तार मिलेगी, लेकिन सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन हुए 2 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, फिर भी कारोबारी यहाँ शिफ्ट होने को राजी नहीं। सूरत डायमंड बोर्स के वाइस चेयरमैन बताते हैं कि ये बिल्डिंग बनने से पहले ही सभी ऑफिस बुक हो चुके थे। तब कारोबारियों का उत्साह देखकर माना जा रहा था कि मुंबई में बिजनेस करने वाले कारोबारी भी अपना बिजनेस यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन करोड़ों के ऑफिस खरीदने वाले डायमंड कारोबारी अभी तक यहाँ से बिजनेस शुरू नहीं कर पाए। मित्रों, जो ऑफिस 4000 ऑफिस थे, इसमें से व्यापारी ने कोई ने 3 ऑफिस लिए है, कोई ने 4 ऑफिस लिए है, मेंबर तो 3000 ही है। 3000 में से अभी समझो को 250-300 ऑफिस का शुरू अभी कारोबार शुरू है। बाकी के ऑफिस का कारोबार में थोड़ा देर लगेगा, कारण कि सूरत के व्यापारी जो 1000 व्यापारी आएंगे तो 50% यहाँ से व्यापार शुरू हो जाएगा। बाद में मुंबई वाला धीरे धीरे यहाँ आएगा तो फुल फेस में शुरू होने में 2 बरस लगेगा, लेकिन हमें पूरा आत्मविश्वास है कि 2 बरस में डायमंड बोर्स फुल फेस में शुरू हो जाएगा। डायमंड का माहौल भी बराबर नहीं था। अभी 15 दिन पहले अमेरिका में जो टैरिफ लगा हुआ था वो भी कारण था, वो टैरिफ हटा दिया है, वो बिजनेस का अभी सुधारा है। पिछले साल जुलाई में करीब 300 व्यापारियों ने एक साथ ओपनिंग की थी, मगर डायमंड कारोबार में मंदी की वजह से उससे खास फायदा नहीं हुआ। अब एक बार फिर प्रयास किया जा रहा है कि सूरत के कारोबारी इस बिल्डिंग में शिफ्ट हों, ताकि दूसरे कारोबारी भी धीरे धीरे यहाँ आना शुरू करें, क्योंकि जब सूरत के कारोबारी डायमंड बोर्स में आ जाएंगे उसके बाद मुंबई वाले भी धीरे धीरे यहाँ आना शुरू करेंगे। 250-300 व्यापारी ने फर्नीचर करके इसका एक साथ में जुलाई महीने में ओपनिंग किया था, मगर परिस्थिति डायमंड की बराबर न होने के कारण वो पूरा फुल फेस में शुरू हो नहीं पाया है। हमने सोचा कि मैदरपरा और मिनी बाजार के व्यापारी 1000, छोटे बड़े व्यापारी 1000 है, इसमें से 50-60 व्यापारी बड़े व्यापारी है जो बाइंग एवरीडे बाइंग करता है 15-20 बरस से। इसके साथ आदरणीय गुजरात के नायब मुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी के साथ मीटिंग किया। इसने इसको समझाया कि आप ऑफिस क्यों नहीं शुरू करते, आपने अपनी ऑफिस खरीदा हुआ है। तो सभी लोगों ने बोला कि नहीं, हम अब करेंगे, कारण के मैदरपरा में पार्किंग का भी इश्यू है, सिक्योरिटी का भी इश्यू है। हमको 4 महीने का टाइम दो, हम हमारा ऑफिस का फर्नीचर करके करेंगे।
अमेरिकी टैरिफ और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण डायमंड कारोबार मंदी की मार झेल रहा है। हालांकि अमेरिकी टैरिफ कम होने के बाद अब कारोबारियों को उम्मीद है कि डायमंड की चमक लौटेगी, साथ ही सूरत डायमंड बोर्स की रौनक भी बढ़ेगी। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत में तापी नदी में इंटेक वेल बनाया जा रहा है, लेकिन ये इंटेक वेल बनकर तैयार होने से पहले एक तरफ झुक गया। इसके बावजूद निर्माण का काम चल रहा है। आम आदमी पार्टी करीब 750 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की आरोप लगा रही है। सूरत महानगर पालिका द्वारा तापी नदी में एक इंटेक वेल बनाया जा रहा है और ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत ये इंटेक वेल बन रहा है। ये आप देखेंगे तो इंटेक वेल जो है पूरा एक तरफ झुक गया है। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको ये इंटेक वेल ऊंचाई में नजर आएगा और आपको यहाँ पर देखने के बाद ये लगेगा कि सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक है, लेकिन सामने की साइड आप देखेंगे तो पूरा इंटेक वेल में जो है पानी में उधर उस साइड का जो है डूब गया है। तो इंटेक वेल उसी तरफ जहाँ पानी आप देख रहे हैं इसी तरफ झुक गया है और ये झुक गए इंटेक वेल में फिलहाल महानगर पालिका के ठेकेदार काम करते भी नजर आ रहे हैं। तो जो पूरा मामला है इंटेक वेल झुकने का, इसको महानगर पालिका के अधिकारियों तक पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी के पार्षद है महेश भाई, उन्होंने किया था। महेश भाई, ये जो इंटेक वेल झुक गया है इसको लेकर क्या शिकायत की है, क्या जानकारी है आपके पास? ये कुछ समय पहले हमारे ध्यान में आया था कि जो पानी के अंदर में इंटेक वेल बन रहा है, जो पूरा नया एरिया है, उसको पानी शुद्ध पीने का मिल रहा है। उसके हिसाब से कॉर्पोरेशन की ओर से नियर अबाउट 750 करोड़ का एक टेंडर रिलीज हुआ था, जो 2 कंपनी को मिला है, जिसमें से एक पार्ट है ये जो तापी के अंदर में पूरा इंटेक वेल बना के उनमें से पानी निकाल के उस पानी को ट्रीट करने का जो यूनिक कंस्ट्रक्शन करके एक कंपनी है उसको काम सौंपा गया। ये जो दायरा है उसके अंदर में आता है। तकलीफ यहाँ पर ये हुई है कि पूरा झुक गया, नियर कम से कम 4 फीट जितना एक साइड झुक गया। हम अगर 2 पैर पर खड़े होते हैं, उनमें से हम एक पैर हटा दे, एक पैर पर ज्यादा लोड आएगा। ये हजारों टन का स्ट्रक्चर है, तो वन साइड हो गया तो स्ट्रक्चर 100% डैमेज हुआ होगा। तो ये स्ट्रक्चर झुक गया है, फिर भी यहाँ काम कर रहे हैं मजदूर। देखा हमने कोई सेफ्टी वगैरह भी नहीं है। तो और आपने कमिश्नर से लेके कई अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, तो वो क्या कह रहे हैं? यूनिक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो सूरत महानगर पालिका वो उसको जिसका टेंडर मिलता है उसके जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए पीएमसी होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वो कंपनी। और तीसरे होते हैं सत्ता। ये सबको ये अपने जेब में लेके घूमता है, तो उसको कोई डर नहीं है, चाहे वो कितना भी करप्शन करे, कितना भी 2 नंबर का काम करे, कितनी भी गैर तरीके से काम करे, कुछ भी कर ले। तो कमीशन किससे ले लेते हैं और क्यों लेते हैं? क्या इसी तरह से झुके हुए इंटेक वेल बनाने के लिए? ऐसा तो सामने है, 2% के लिए 98% रुपए का लोग कितनी मुश्किल से कमाई करके कॉर्पोरेशन को टैक्स देते हैं और उस पैसों का इतना भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। इस कंपनी को पूरा का पूरा टेंडर अच्छी लागत से दिया है, प्लस टेंडर अबो टेंडर दिया है, फिर भी ना सेफ्टी के नाम पर है। वायर देख रहे हैं आपने, खुली वायर है। जो पानी इसमें जो स्ट्रक्चर बनाना है उसमें हम आसानी से पहुंच पाते हैं, उसके बावजूद इतनी वहां पर बार स्टोन है, रेती है लगी हुई है, फिर भी इस नदी के अंदर से रेती खिंचाई का काम शुरू है। उसका क्या काम है? क्या वो 2 नंबर से रेती खींच के इसी स्ट्रक्चर बनने के लिए यूज करे? सब ये राम क्या सीधा भ्रष्टाचार है? सब राम भरोसे पर चल रहा है। बस भ्रष्टाचार करते रहो, मलाई खाते रहो, यही हाल है सूरत का। चालू पानी के अंदर नदी का तट में एक वेल को धीरे धीरे रिंग बना के उतारने का काम चलता है। जैसे नीचे उतरता है फिर ऊपर बनाते हैं, फिर और नीचे उतरता है, ऐसे एक सिस्टम से चलता है। और हम जानते हैं कि पानी तापी नदी में पानी भी ज्यादा प्रभाव में चल रहा था, तो नीचे मिट्टी का जो सेडिमेंटेशन होता है उसके अंदर भी थोड़ा उथल पथल जब चेंजेस होती है तो उसके हिसाब से किसी साइड में ज्यादा मिट्टी निकल जाता है तो वेल का थोड़ा अलाइनमेंट चेंज होता है। और ये सामान्य चीज है कि ऐसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में थोड़ा सिचुएशन चेंज की वजह से डिस्टरबेंस आती है। तो बिल्कुल, और भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए हम यहाँ पर बैठ चुके हैं और यहाँ से जो है स्ट्रक्चर पूरा जो पानी आप देख रहे हैं तापी नदी का पानी यहाँ से झुकाव शुरू हो जाता है और जितना हम आगे देखेंगे तो सब पानी नजर आएगा। करीबन कहे तो कमर तक, अगर कमर से भी ऊपर तक हम कहेंगे कि हमारा जो हाइट है 5-6 फुट का, तो उसमें कमर तक पूरा ये है झुक गया स्ट्रक्चर। और आगे की तरफ आप देखेंगे तो फिर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ था इतनी ऊंचाई पे था और ऊंचाई के बाद अब जो है यहाँ तो जिसे बनाया था वैसा ही नजर आ रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये इस साइड से पूरा झुक गया है, जो साफ तौर पर भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक।
सूरत में असामाजिक तत्वों ने तांडव मचाते हुए एक साथ 4 कारों को आग लगा दी। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है, आरोपियों ने पहले कारों पर ज्वलनशील पदार्थ डाला, फिर माचिस से आग लगाकर फरार हो गए। ये करीब 6 अज्ञात लोग थे जो बाइक और एक्टिवा पर सवार होकर पहुंचे। सड़क किनारे और घरों के बाहर खड़ी कारों को निशाना बनाया। आग लगाते ही वाहन पूरी तरह से खाक हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने इनकी तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी खंगाल रही है। ज्वलनशील पदार्थ के नमूने इकट्ठे कर लिए गए हैं। कई टीमें बना दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। 19/2/26 की अर्ली मॉर्निंग में कड़ोदरा पुलिस स्टेशन का जो वाकानेडा गांव है, वो वाकानेडा गांव में 6 जितने बंदों ने बाइक और एक्टिवा पे आके, और ये काम के जो फरियादी हैं उनकी 4 जितनी 4 व्हील कार में आग लगा दी थी। जिस आधार पर उनको जो फरियादी है उन्होंने कड़ोदरा पुलिस स्टेशन में आके और अपनी गाड़ी में जो आग लगा दी गई है उस बाबत की फरियाद दी गई है, जो आधार पर कड़ोदरा पुलिस स्टेशन में कायदेसर का गुना दाखिल किया गया है और या किसने लगाई है उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। वलसाड़ में एक कार और ट्रक के बीच सामने की टक्कर हो गई। 7 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग एक ही परिवार के थे। कार की स्थिति देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। घटना के बाद आसपास के लोग पहुंचे, कार में फंसे लोगों को निकाला। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान इन्होंने भी दम तोड़ दिया। गुजरात के नर्मदा में आदिवासी समाज का एक ऐसा पवित्र धाम है जहां लगने वाले मेले में दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। यहां पंडोरी माता के दर्शन पूजन के साथ ही मेले का भी लुत्फ उठाते हैं। आप भी इस मेले की छटा के साथ भक्तों के उत्साह का दीदार कीजिए। पूजा अर्चना के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचते गाते लोग, साथ में मेले के अलग अलग तरह के रंग। ये तस्वीरें गुजरात के नर्मदा जिले की हैं, जहां के सागबारा तालुका के देवमोगरा गांव में पांडोरी माता के दर्शन पूजन के लिए 5 दिनों तक इसी तरह भक्तों का तांता लगा रहा। पांडोरी माता आदिवासी समाज की देवी हैं, जिनमें भक्तों की अपार आस्था है। मान्यता है कि इस जगह पर मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। इसलिए यहाँ लगने वाले मेले में गुजरात से तो आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुँचते ही हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी भक्तों की भीड़ यहाँ पहुंचकर पांडोरी माता की पूरी आस्था के साथ पूजा अर्चना में लीन दिखते हैं। यहाँ खेतों में तैयार नया अनाज माता जी के चरणों में अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि प्रसाद के रूप में मिले अनाज से घर में अनाज का कभी ना खत्म होने वाला भंडार बन जाता है। इस मेले में पैसे, अनाज या मन्नत के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाने से जीवन में खुशहाली की मान्यता को लेकर हर साल दूर दूर से यहाँ आदिवासी समाज के लोग सज धज कर पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करने के साथ ही यहाँ लगे मेले का भी आनंद लेते हैं। यहाँ मेले के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। ये पूरा मेला जो है वो अच्छे से और दर्शन सभी श्रद्धालुओं के अच्छी तरीके से हो पाए, इसके लिए हमने पुलिस बंदोबस्त अच्छी तरीके से गोठवा है। पुलिस बंदोबस्त में अराउंड 300 से ज़्यादा पुलिस और 3 सुपरवाइजरी ऑफिसर्स इनकी हाजिरी है। इसके अलावा हमने GRD, होमगार्ड्स और TRB को भी इसमें बंदोबस्त में काम पर लगाया है। ये राउंड द क्लॉक शिफ्ट वाइज बंदोबस्त करते हैं और कोई भी इशू आए उसको तुरंत सॉल्व करने का, और जो बंदोबस्त है हमारा वो ठीक से चालू रहे, सबकी जो श्रद्धालु हैं उनका प्रॉपर्ली दर्शन हो पाए, इसके लिए काम करते हैं। पुराने जंगल में यहाँ माता पांडोरी विराजमान हैं, जिन्हें माता मेराली, माता याहा मोगी या माता याहा मोगराई के रूप में भी जाना जाता है। वर्षों पहले ये मंदिर एक साधारण बांस के तने से बनाया गया था, जो एक घर जैसा था, लेकिन आज यहाँ लाखों की लागत से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तरह का मंदिर है। आदिवासी समाज की पांडोरी माता में कितनी गहरी आस्था है, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ 5 दिनों के इस मेले में 6 लाख से ज्यादा भक्त पहुँचे। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।